गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज हम एक बहुत ही फेमस शेयर के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमें काफ़ी क्वेरीज मिली है। वो है सुला विनियर्ड्स के बारे में। सुला विनियर्ड्स एक वाइन इंडस्ट्री में एक सबसे लीडिंग प्लेयर है इंडिया में। तो हम उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे और कई इसके बारे में सवाल आए हैं। एक यूफोरिया बना इस शेयर के बारे में आईपीओ के बाद, और अब ये ऑल टाइम अपने लो पे खड़ा हुआ है। आगे खड़ा भी नहीं हुआ बल्कि लगातार ही गिरता ही चला जा रहा है और उसमें कई लोग फंसे हुए हैं। एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस, जनता और बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें फंसे हुए हैं। तभी इसके ये शायद हमारे हमारे पास सबसे क्वेरीड शेयर्स में से एक हमारे पास आया हुआ है, जिस पे कि लोग चाहते कि वीडियो बनाए। बट हाँ, अब एक एक समय बहुत ही इंस्टीट्यूशनल शेयर ये काफ़ी एज अ फेमस हुआ था, और जब इसका आईपीओ आया था तो उस हिसाब से इसमें देखना पड़ेगा। काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स को देख के छोटे इन्वेस्टर्स भी घुसे थे। काफ़ी अगर आप देखें तो अलग अलग जगह से भी लोग इसमें फंसे हैं। शायद स्मॉल केसेस के थ्रू, या कई 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 किस्म की तरह से लोग, या फिर बहुत नीचे जब ये बुल रन चल रहा था तब ये शेयर काफ़ी नीचे मिल रहा था, तो इसको लोगों ने काफ़ी हैवी लोड किया है। तो कई किस्म के टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें फंसे हुए हैं। तो एक हमने सोचा कि हम इस शेयर पे थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या एनालिसिस है। फिर उसके बाद अगर आपको सही लगता है, क्या लगता है, उस हिसाब से फिर आप कॉल ले सकते हैं, क्योंकि ये शेयर लगभग 65% डाउन फ्रॉम द टॉप है। तो 65% लगभग इसकी वैल्यू जो है वो ऊपर से नीचे गिर चुकी है। और एक ऐसा प्लेयर जो कि लीडर है, बट स्टॉक मार्केट की वही बात है कि अगर ग्रोथ नहीं है तो आप नहीं बच सकते हो मार्केट में। और अगर ग्रोथ नहीं है तो आप जितने भी अच्छे लीडर हो या कुछ भी हो, मार्केट आपको छोड़ता नहीं, और मार्केट आपको एक किस्म से दिक्कत पे लाके खड़ा कर देता है। और अगर आप इंडिविजुअल शेयर्स में घुसे हुए, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत और मुश्किलात थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो आज थोड़ा सा सोला विनियर्ड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर सोला विनियर्ड्स की बात करें तो राजीव सामंत इनके फाउंडर हैं, और इन्होंने अपनी 20 एकड़ की फैमिली विनियर्ड नासिक में उसको यूज़ करके एक किस्म से एक इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर वाइन बनाई है। तो अगर वाइन इंडिया में यूज़ होती है तो वो एक पैरेलल है, सुला से ही मानी जाती है, और सुला नंबर 1 ब्रांड उस चीज़ में आता है। तो अगर हम देखें तो इनके काफ़ी ब्रांड्स हैं। रासा, दिंदोरी, द सोर्स जो इनका सबसे पॉपुलर है, सतोरी, मडेरा, डिया, और ये जो है वो इनके फ्लैगशिप ब्रांड सुला के अंदर आते हैं। और ये एक किस्म से सुला जो है वो वाइन कैटेगरी क्रिएटर है। इंडिया हैजंट बीन अ वाइन ड्रिंकर। अगर आप वाइन देखें तो थोड़े एक एक थोड़ा एलिटिज्म से रिलेट होता है वाइन। अगर मैं एक क्लास को इस पर डिफाइन ना करूं, बट एक ब्रॉडली। और इंडिया में काफ़ी स्टोरी बिल्डअप की गई थी। अगर हमें देखना पड़ेगा कि सुला विनियर्ड्स में इतने शेयर होल्डर क्यों फंसे हुए हैं, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक शेयर होल्डिंग, क्योंकि बात निकली है फिर बाद में, क्योंकि चीज़ें भूल जाती हैं, मेरे पास कोई फिक्स स्क्रिप्ट नहीं रहती है। बट अगर मेरे सामने स्क्रीन खुली है तो हम अगर देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या शेयर होल्डर पैटर्न है। तो अगर हम इसमें आपका देखें तो दिसंबर 2022 में लगभग 27% आपकी प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग थी वो अब घट के 24% पे आ चुकी है। एफ अगर हम देखें तो 7% से घट के 4% आ चुकी है। डी बढ़े हैं, पर डी ने शेयर ने रनअप दिया था। तो डी लगभग मार्च 2024 में जब शेयर्स काफ़ी अच्छा कर रहा था तो उनकी मैक्सिमम होल्डिंग मार्च जून के लगभग 22% के आसपास है, 22-23% के बीच में है। वो भी अब गिर के 18% आ गई। बट अगर हम रिटेल होल्डर देखें तो लगभग वो 34% से बढ़ के 53 और 54% के लगभग हो गया। मतलब सुला विनियर्स की आधे से ज़्यादा कंपनी इस समय रिटेल शेयर होल्डर के हाथ में है। मतलब एक किस्म से अगर आप बोले तो आधी कंपनी से भी ज़्यादा शेयर होल्डर गवर्न कर रहे हैं, या शेयर होल्डर के हाथों में पड़ी हुई है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर अगर हम देखें तो 1,60,000 1,30,000 से बढ़ के लगभग 2,74,000 हो गया। और जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ उसके प्राइसेस गिरते चले जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, शेयर होल्डर्स का शेयर बढ़ते चले जा रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कैसे इसमें पब्लिक फंस रही है।
ग्रोथ आ नहीं रही है, लगातार गाइडेंस लगातार स्ट्रॉन्ग ही आता जा रहा है। काफ़ी जब से आईपीओ आया तब से ही मैं इस कंपनी को देख रहा हूँ, एक समय इन्वेस्टेड भी था, फिर काटना पड़ा, डिसअपॉइंटमेंट हुई, गाइडेंस मीट नहीं हुई कभी। तो एक किस्म से द स्टोरी हैज़ बीन डिसअपॉइंटिंग सो फार। कहानी आगे पलट सकती है, तो कहानी पलटेगी तो बात है कि कोई चीज़ तो फिक्स होती नहीं है, कौन चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट जैसे हम बोलते हैं। तो चीज़ें बदलेंगी, वो चीज़ बदलना फिक्स है। बट सो फार अगर मैं इस कंपनी को आपके शुरुआत में एक वर्डिक्ट दूँ तो कहानी अभी तक बहुत डिसअपॉइंटिंग हुई है। हमने एक्सपेक्ट किया पिछले साल की लो बेस हो रहा है, लो बेस से भी अच्छा परफॉर्मेंस आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, तो शायद अब ग्रोथ आने लग जाए, पर अभी भी कोई ग्रोथ नहीं है। आप 2024 में भी देखेंगे H1 में तो बोला गया कि H2 बेटर आएगा, पर वो भी ख़राब रहा। तो एक किस्म से कोई ग्रोथ ही नहीं है, कुछ नहीं है इस कंपनी में, आ ही नहीं रहा। और अगर आप देखें तो जितना जितना शेयर प्राइस गिरता चला जा रहा है उतने ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर जो है वो एक किस्म से खुदाई हो रही है उसमें, वो खुद ही फंसता चला जा रहा है। अभी आप देखें तो ये शेयर कभी चढ़ नहीं पाता, शायद जून वून में एक बार थोड़ा सा चढ़ा था 10-15-20%। अगर मेरे को याद हो तो कुछ महाराष्ट्र में जब एक्साइज ड्यूटी पे टैक्सेशन की न्यूज़ आई थी तो वहाँ पे ये थोड़ा सा बढ़ा था कि इनको शायद थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता, बट हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होता है। बट अभी जो है वो सिचुएशन अबिस्मल है। आप देखें तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग घट गई है, एफआईज की शेयर होल्डिंग घट गई है, डीआईज की घट गई है, पर पब्लिक जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है उसकी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर यहाँ से शायद 10% और मार्केट गिरती है तो शायद ये चीज़ और भी बढ़ के सामने आ जाए, तो उस हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा। अब तो हमने आपको एक किस्म से इनकी थोड़ी सी कैटेगरी बता दी है कि किस किस जगह में है, पर अगर हम इनकी बात कर ले बिजनेस सेगमेंट तो इनको लगभग अपनी वाइन बेच के ये 88% ऑफ रेवेन्यू जो है वो ये लेकर आते हैं ऑलमोस्ट। और वाइन टूरिज्म, क्योंकि आप देखेंगे तो सुला विनियर्ड्स इनका नासिक में बहुत बड़ा प्लांट है जहाँ पे इनके रिजॉर्ट्स हैं, आप जाके रह सकते हैं, एक एक्सपीरियंशियल आप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वाइन कैसे बनती है, इनके विनियर्ड्स हैं जो वहाँ पे आप रह सकते हैं, तो वो चीज़ है। फिर आप बैंगलोर के पास एक डोमेन सुला है, वहाँ पे भी सेम है, ऑल तो वो एरिया में छोटा है बट वो भी इसी तरह का एक्सपीरियंशियल सेंटर है एक किस्म से। मुझे ये नहीं पता वहाँ रिजॉर्ट है कि नहीं, पर शायद नहीं है, पर एक्सपीरियंशियल वहाँ पर है चीज़ें। बैंगलोर से आपको थोड़ा सा दूर जाके वो चीज़ पड़ती है, लगभग 70-60-70-80 किलोमीटर, तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। बाकी 2% इनका इम्पोर्ट से आता है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जैसे हमने बताया इनके पास विनियर्ड्स हैं और वहीं पे ये सब चीज़ें होती हैं। इनके पास 6 वाइनरीज हैं, 16.7 मिलियन लीटर इंस्टॉल्ड है और लार्जेस्ट इन इंडिया है। और इनके जो रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पे लगभग 4.5 लाख से प्लस विजिटर्स एनुअली विजिट करते हैं। और वो मेरे हिसाब से 500-400 का टिकट होता है, उसमें आप जाएँ, आप विजिट कर सकते हैं। एक किस्म से एक्सपीरियंशियल चीज़ होती है, आप सुंदर विनियर्ड्स देखते हैं तो वो चीज़ उस हिसाब से अच्छी है। और बात दिक्कत वही आती है कि कंपनी का फोकस कहाँ जा रहा है। ऑल्दो आप विनियर्ड दिखा सकते हैं, सब कर सकते हैं, पर क्या आपका और कई ये सुला फेस्ट वगैरह भी होस्ट करते हैं, बट क्या इंडिया में अभी एक किस्म से जो एक डेटा फ्लोट होता आया है कि दुनिया में जितनी दारू वाइन पी जाती है उस हिसाब से हम सिर्फ शायद 2 चम्मच एक इंसान पीता है दिन का, तो इसको बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसा ऐसा चीज़ें चलती रहती हैं। बट हमने लगातार इस चैनल पे एक स्टैंस जो है वो बना के रखा, और हमने एक बहुत ही एक इजी मेंटल मॉडल आपको दिया गया कि आपको इन सब डेटा से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। द रीज़न बीइंग कि हम गरीब देश हैं, हमारे बहुत ही लो इनकम देश हैं हम पर कैपिटा इनकम में, तो आप कोई भी चीज़ अक्रॉस द चीज़ देखेंगे तो उसमें हमारा जो शेयर है वो बहुत ही आप देखेंगे एकदम ही नीचे लेवल पे ही आप पाएंगे हमको, क्योंकि पैसा कम है तो हम ऑब्वियसली हर चीज़ पे उसी हिसाब से कम खर्चा कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ पे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि हम कम कर रहे हैं तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो वो हर चीज़ हर प्रोडक्ट के बारे में उतनी ग्रोथ है, उतना हेडरूम है, उतना हेड स्पेस है बढ़ने के लिए, तो वो हर चीज़ के लिए, तो वो एक पैरामीटर नहीं होता है कि हमें कोई चीज़ जाके आगे बढ़ के खरीद लेनी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा एक किस्म से। तो अगर आप इनका आईपीओ देखेंगे तो लगभग दिसंबर 2022 में इनका आईपीओ आया था 1000 करोड़, 960 करोड़ के आसपास का आईपीओ आया था, 357 रुपीज़ पे आया था। और अगर मैं इसका अभी करंट प्राइस देखूं तो करंट प्राइस इसका जो चल रहा है वो लगभग
241 रुपीज़ है और वही इसका ऑल टाइम लो भी चल रहा है। तो अपने आईपीओ से भी ये 357 से 240 लगभग 33% डाउन है, ऑलमोस्ट 30% डाउन है। तो इस हिसाब से हमें देखना। और ऑफर फॉर सेल था इस कंपनी में, मतलब कि सिर्फ शेयर होल्डर एग्जिट हुए थे। और मेनली मेरे हिसाब से एक बेल्जियन इन्वेस्टर था, थे वर्ल्ड इन्वेस्ट करके, वो पूरा अपना 47% उनका जो स्टेक था वो लेके निकले थे। और फिर जो भी आप था कि थोड़ा सा फिर उसके बाद आप देखेंगे प्रमोटर भी सेल कर करके इससे निकल गए थे। तो पूरा ही एक किस्म से ऑफर फॉर, क्योंकि आरओई कंपनी का अच्छा है, तो जितना इनको पैसा चाहिए वो एक आरओई है, एक प्राइजिंग जो इनके पास स्ट्रेंथ है वो है कि अपनी प्राइजेज ही खुद डिसाइड कर सकते हैं, इनको मार्केट पे उतना डिपेंड नहीं करना है। तो ब्रांड भी है, प्राइजिंग पावर भी है, सब कुछ है। बट जो एक किस्म से ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है। आपके पास आरओई है, बहुत अच्छी बात है, पर आपको ग्रोथ लानी ही पड़ेगी, क्योंकि ग्रोथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आपको कुछ नंबर्स ग्रोथ को देना ही पड़ता है। तो अगर हम उस हिसाब से देख ले तो आईपीओ के जैसे ही बाद ये शेयर लिस्ट हुआ था तो बहुत ही एक तेज़ी रन आई थी। बट उस समय जो है वो आपका पेंटअप डिमांड भी चल रहा था, तो लगभग एक साल में शेयर ऑलमोस्ट 90-100% बढ़ गया था। और प्रीमियम ब्रेवरेज प्रीमियम था, प्रीमियमाइजेशन के लिए भी सुला विनियर्ड एक अच्छा प्ले माना गया था, और शायद आगे भी माना जाएगा कि ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि हम जितने स्पिरिट्स पीते हैं इंडिया में, बेसिकली आपकी कलर स्पिरिट्स जो होती है, जो जिसे आप रम, विस्की या फिर आप वोडका बोल दें या टकीला बोल दें, तो ये सब चीज़ें अगर आप देखें तो ये सब का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे ग्रोथ एक बहुत ही अच्छी आ रही है एज़ कम्पेयर टू वाइन। ऑलमोस्ट वाइन आ सकती है, आगे आएगी भी, शायद आएगी, बट एज अ नेशन हम वाइन अभी बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं। तो उस हिसाब से वो चीज़ देखेंगे तो अगर आप देखें तो 2020 से 23 के बीच जैसे चीज़ें बढ़ रही थी तो काफ़ी अच्छा शेयर बढ़ रहा था, रेवेन्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे, तो सब कुछ हंकी डोरी था, बहुत ही सब अच्छा चल रहा था। वाइन टूरिज्म की अगर हम बात करें तो वाइन टूरिज्म भी लगातार बढ़ रहा था इनका, तो एक किस्म से अच्छी ग्रोथ आ रही थी, मार्केट लीडरशिप आ रही थी, हर चीज़ था। बट आप देखें तो 2024 पे जब इनका एक किस्म से इनका हाई टच हो गया, उस समय मार्केट कैप लगभग 6,000 करोड़ के आसपास था। बट उसके बाद फिर आप देखें तो लगातार जनवरी 2024 के बाद से आप देखेंगे तो लगातार जो खराब रिजल्ट थे वो लगभग आने चालू हो गया। और अक्सर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि आईपीओ के बाद जनरली चीज़ें कैसे धराशायी होकर गिरती हैं। आप ओला इलेक्ट्रिक इस समय करेंटली देख सकते हैं, तो पर हम अभी अपने आप को सुलह पे ही रखेंगे। तो पर उसके बाद कई रीज़न दिए गए कि अर्बन कंजम्पशन स्लो डाउन है, वो थोड़ा सा देश भर में था, कई कंपनीज ने उस चीज़ का हवाला दिया था। बट ठीक है, वो सब चीज़ें चलती गई। उसके बाद फिर रिसीवर्स इनके थोड़े से दिक्कत देने लगे, तेलंगाना गवर्नमेंट से कैश फ्लो में थोड़ी सी दिक्कत आने लगी। तो वहाँ से जब एक आप अच्छे रन में चल रहे होते हो और ग्रोथ हुई हैम्पन होती है, तो आपका जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से आप देखेंगे तो काफ़ी इम्पैक्ट आता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो फ्रैटली, अगर FRATL होती है तो फ्रैटली वाइन्स, ग्रोवर जैम्पा, अगर आप देखें तो इन्होंने काफ़ी एक किस्म से कंपटीशन लाना चालू कर दिया। और अगर आप स्टोर्स में जाएंगे, वाइन आप एल्कोहल स्टोर्स पे अगर जाएंगे तो आप पाएंगे कि फ्रैटली और इन सबको भी एक स्टोर स्पेस मिलने लग गया था। तो उस चीज़ से हमें देखना है, तो थोड़ा सा जो आपका कंपटीशन है वो थोड़ा सा बढ़ने लग गया था। फिर इंपोर्ट कंपटीशन भी था, वो भी काफ़ी हावी होने लगा कि FTAs लॉन्च हो गए, तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन और यूरोपियन वाइन्स भी इंडिया में आने लग गए, क्योंकि ड्यूटीज़ घटते चली जाती थी। तो अगर आप रेवेन्यूज़ देखेंगे तो वहाँ से लगभग 24 से 25 में रेवेन्यू सिर्फ 2% बढ़ा है, बिट्टा लगभग 16% घट गया, प्रॉफिट 25% घट गया। तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि उसके बाद तभी आप देखते हैं कि पी रेशियो जो है वो सुलह विनियर्ड्स का कभी कम ही नहीं हो पाता है, क्योंकि शेयर घटता है उसी हिसाब से आप देखेंगे कि जो इनका प्रॉफिट है वो भी घटता चला जाता है। तो आप देखेंगे कि पी रेशियो तो कभी घट ही नहीं पाता है ग्रोथ के हिसाब से। और फिर आप देखते हैं कि उस हिसाब से शेयर लगातार इनका कभी थमता नहीं है, शेयर नीचे का नीचे ही आता रहता है। तो तेलंगाना में जो अब जो है 50% लगभग शेयर एक साल में भी गिर चुका है, तो लगातार वो गिरते चला आ रहा है। फिर उसके बाद से अभी
तेलंगाना में भी जो मार्केट डिसरप्शन हुआ वो सब भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इनको आइक्रा की जो रेटिंग्स होती है ICRA, उसमें भी डाउनग्रेड किया गया। तो एक किस्म से अगर आप देखें तो हाई वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव मॉडल तो है ही है। और अगर हम वर्किंग कैपिटल, अगर आपका कैश कन्वर्जन इनकी साइकिल देखें तो लगभग 651 डेज़ की, और जब ये मार्च 2023 या मार्च 2022 या 21 में इनके 357 डेज़ की थी। अब ये 651 डे की है कैश कन्वर्जन साइकिल। मतलब अगर आपका पैसा चला है, आप उसको रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हो, आप उससे बनाते हो अपना सामान बनाते हो, फिर आप उसको इन्वेंट्री में डालते हो, फिर वो जब आपको बिकती है उससे आपको कैश मिलता है। तो ये पूरा साइकिल जो काम लेता है इसको हम कैश कन्वर्जन साइकिल बोलते हैं। और ये लगभग 651 डेज ले रहा है। और ऑब्वियसली आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको करना पड़ता है। आपको ग्रेप्स उगाने हैं, राइप करने हैं, उनकी एजिंग करनी है, फिर जाके आपकी फिर आपकी जाके वाइन बनती है। उसके बाद फिर आप जाके उसको शेल्फ पे डालते हो और फिर आप उसको सेल करते हो। तो एक लंबा प्रोसेस है। तो आप इन्वेंट्री डेज भी अगर देखें तो 877 है। डेज पेएबल अगर आप देखें तो 374 डेज है। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि एक काफ़ी लंबी है। तो पर जो पिछले साल की इनकी जो अर्निंग आई थी वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, और अभी भी जो अर्निंग इनकी आ रही है वो लगातार बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और मार्केट कैप अगर आप देखें तो 2000 करोड़ पे एग्जैक्ट आके खड़ा हो चुका है। अब 6000 करोड़ से मार्केट कैप घट के लगभग 2000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। आप इसको दूसरे किस्म से भी देख सकते हैं कि इंडिया की लीडिंग वाइन कंपनी जो है, इसके पास जितना विनियर्ड्स है, ये है वो 2000 करोड़ में आपको कंपनी मिल रही है। तो आप इसको एक किस्म से ऐसे भी देख सकते हैं। बट थोड़ा सा अब ये कहाँ से क्या होता है वो चीज़ अब आपको देखनी है। बट थोड़े से एक्सटर्नल प्रेशर है। पर अब हम थोड़ा सा बात कर लेते कि इनका जो अभी Q2 का रिजल्ट आया है, उस पे क्या चीज़ें चल रही हैं। फिर हम थोड़ा सा आउटलुक के बारे में भी बात कर लेंगे कि क्या है। पर हम थोड़ा सा अभी अगर हम बात कर लें एक किस्म से कि क्या इसमें कि कौन सी इसमें मेन चीज़ है, क्या क्या हमें एक मेंटल मॉडल में उस चीज़ को रख के इनकी ग्रोथ, और अगर हम आगे इनके रिजल्ट देख रहे हो, अगर आपके पास ये शेयर पड़ा हुआ है तो आप किस हिसाब से शेयर्स को देखेंगे, क्या क्या मेट्रिक्स आप पकड़ेंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो एक किस्म से ये टॉप एशिया की जो टॉप 5 वाइनरीज में ये आती हैं। 50% ज़्यादा मार्केट शेयर है इनके पास। और प्रीमियम वाइन में अगर आप देखेंगे तो 60% से प्लस ज़्यादा, और दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिट विनियर्ड यही है। तो उस हिसाब से ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो वाइट रोज़ और स्पार्कलिंग वाइन्स में भी ये नंबर 1 है। और तो हर चीज़ में एक किस्म से ब्रांड लीडर है ये। बट स्टिल जो है वो ग्रोथ जो है वो इनकी नहीं आ पा रही। और तो कई मैकेनिज्म, अब इन्होंने कैन वाइन भी लानी चालू कर दिया, और शायद इन्होंने बोला कि ग्रोथ अच्छी है, पर कैन में वाइन कितनी चलती है वो हमें देखना पड़ेगा, हमें रिजल्ट से ही देखना पड़ेगा। फिर हमने बताया वाइन बिजनेस जो है इनका, और वाइन टूरिज्म, दो तरह से ये पैसा कमाते हैं। तो वाइन टूरिज्म जो है वो लगातार एक्सपेक्टेड है कि कैसे कैसे ये नए रूम्स खोल रहे हैं, नए रिजॉर्ट्स खोल रहे हैं, वहाँ पे ग्रोथ अच्छी है अगर हम वहाँ की बात करें। बट अगर आप शायद ये शेयर ले रहे हो तो शायद आपने शायद मार्केट को ये भी चीज़ भी थोड़ी सी ना पसंद आ रही हो कि हम वाइन पे ग्रोथ खेलने के लिए हैं, और अगर शायद हमें रूम वाला ग्रोथ चाहिए तो हमारे पास और ब्रांड्स हैं जिसमें हम कर सकते हैं। तो ये जो थोड़ा वाइन प्ले वाला है, शायद पता नहीं, पर शायद ये एक रीज़न हो सकता है कि लोगों को जो वाइन से ग्रोथ आ रही है उस पर लोग बहुत फोकस करते हैं, उसको चाहते हैं कि वो ग्रोथ हो। पर जो इनकी वो है वो जो इनका होटल या रिजॉर्ट बिजनेस है वो एक अच्छा ग्रोथ कर रहा है। बट अगर हम इनकी 4 कैटेगरीज ऑफ वाइन देख लें तो एलीट, प्रीमियम, इकोनॉमी, पॉपुलर, ऐसे कर करके इनकी आती है। पर एलीट प्रीमियम पे इनके सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस है। उसके बाद फिर अगर हम इनका प्रोसेस देख लें तो हार्वेस्टिंग होती है इनकी दिसंबर से मार्च तक, फिर प्रोसेसिंग, फर्मेंटेशन, ब्लेंडिंग, एजिंग, स्टेबलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, फिर बॉटलिंग और लेबलिंग होके फिर आपको ये चीज़ मिल जाती है। तभी आप देखते हैं कि इनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो काफ़ी लंबा, और ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है। अगर हम इनके रॉ मटेरियल की बात कर ले तो आपके ग्रेप्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, प्रोसेसिंग एज, पैकेजिंग मटेरियल, ये सब जो है वो इनके आप बोलेंगे कि रॉ मटेरियल है। पर इनके पास जो है वो खुद का विनियर्ड्स है, 2800 एकड़ का इनके पास विनियर्ड्स है आपका नासिक, बैंगलोर में, मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक में। फिर लॉन्ग टर्म सप्लाई
इनके पास मैनेजमेंट है, लॉन्ग टर्म इनके फार्मर्स के साथ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनके जो कि काफ़ी लंबे हैं, लगभग 12-12 साल के इनके पास है। तो उस हिसाब से अब हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। और जो हम इसकी अच्छी बात करते हैं कि प्रीमियमाइजेशन पे प्ले है, एक अर्बन ऑडियंस को प्ले करते हैं, फिर सोशल मीडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे सुला फेस्ट वगैरह करते हैं कि जहाँ पे लोग आते हैं, ये शोज़ वगैरह करते हैं। जैसे आप देखते हैं जोमा लैंड होता है या नायका लैंड या नायका लैंड वगैरह कुछ ऐसा नाम है जहाँ जो होता है। तो इस हिसाब से आप देखते हैं तो जोमा लैंड हर जगह होता है, पूरे इंडिया भर में होता है। पता नहीं इस साल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लास्ट ईयर हो रहा था। नायका लैंड होता है, दिल्ली एनसीआर में होता है, फिर आई डोंट नो कि बाकी रीजन्स में होता है कि नहीं, पर वैसे इनका सुला फेस्ट भी होता है। बट वही बात है कि सुला तो बिकती ही नहीं है वहाँ जाके, वहाँ भी लोग दूसरी अल्कोहल पी रहे होते हैं। तो उस हिसाब से वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। और इंडिया में तो बियर और इन सब चीज़ों का है, पर इस बार के बियर के रिजल्ट थोड़े सॉफ्ट रहे हैं, बट स्पिरिट्स के रिजल्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। और पिछले 3-4 साल में इंडिया में स्पिरिट्स इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहा है, बट वहाँ पे सुलह एक जो है वो पीछे रह गया है। अब जो इनके जो आगे की बात कर रहे हैं, इनका जो महाराष्ट्र और कर्नाटक है वहाँ से इनका 60% रेवेन्यू आता है। मतलब ये अभी पूरे देश भर में एक इनके पास फैलने के लिए जगह पड़ी हुई है। और जैसे जैसे वाइन कंजम्पशन शायद आएगा तो उसको हमें देखना पड़ेगा। तो अभी हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और थोड़ा सा ये टूरिज़्म हॉटस्पॉट जैसे केरल, राजस्थान, गोवा, यहाँ पे भी थोड़ा सा अब ये घुसने की बात कर रहे हैं। अब जो इनके विनियर्ड रिजॉर्ट्स हैं, वो जो आपको द सोर्स है वो सुला में, बियॉन्ड बाय सुला, ये दो इनकी जगहें हैं जहाँ पे ये थोड़ा सा बात करते हैं। पर इंडिया में जो वाइन की रेवेन्यू है वो लगभग 10% के एगर के हिसाब से ग्रो होने की बात होती है। और थोड़ा सा अल्कोहल भी इसमें कम होता है, बहुत ही लो अल्कोहल बेवरेज होती है, जिसमें सिर्फ 8% से भी कम अल्कोहल होता है। बट जो इंडिया की मार्केट है वो जनरली स्पिरिट्स की मार्केट है, वो चीज़ है, और इसीलिए यहाँ पे अल्कोहल जो है वो बहुत कंजम्पशन कम होता है। तो एज अ शेयर वाइज अल्कोहल में आपका वाइन सबसे नीचे आ जाता है। और फिर जो हम इनकी बात करते हैं तो अब जैसे जैसे शायद आपका पैसा बढ़ता चला जाता है, आप अमीर होते जाते हो, आपके पास पैसा आने लगता है, अर्बन ऑडियंस, तो आप थोड़ी सॉफ्टर या माइल्ड दारू आप पीना चालू कर देते हो, या वाइन अल्कोहल आप पीना चालू करते हो। तो उस हिसाब से ये चीज़ थोड़ी रहती है। फिर जो वाइन होती है वो थोड़ी वुमेन में भी थोड़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है। पर अभी शायद वो चीज़ अभी इंडिया में शायद थोड़ा टेकीला और वोडका ने वो जगह, हम देखें तो थोड़ी सी वो जगह ऑक्युपाई करी हुई है। पर दिक्कत की बात सबसे रही है कि जो हमने ग्रोथ मार्केट ने एंटिसिपेट करी है सूला से, उसको डिलीवर करने में ये लगातार फेल होते चले गए हैं। और अल्कोहल मार्केट शेयर का इनके पास 1% से भी कम है। तो अगर वाइन इंडिया में बढ़ती है या वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा आता है और ये 1 से 2% या 3% भी पहुँच जाते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत ही बड़ी कंपनी हो जाती है, एक मैसिव वेल्थ डेवलप होता यहाँ पे। बट वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। पर अगर हम बात करते हैं कि वाइन, और जैसे जैसे आप देखेंगे कि वुमेन वर्कफोर्स देश में बढ़ता है और वुमेन पैसा कमाना चालू करती है इस देश में, तो आप देखेंगे कि वुमेन जो है वो लगभग 30% से ज़्यादा वाइन कंजम्पशन करती है मेट्रो सिटी में। तो वो भी जैसे आता है, तो हम ये लीवर्स बात कर रहे हैं कि कहाँ से इनकी ग्रोथ आ सकती है, पर ये काफ़ी मैक्रोज हैं। और हमें तो मैक्रोज पे आप शेयर ले सकते हैं, रख सकते हैं, बट अल्टीमेटली कंपनी को ग्रोथ डिलीवर करनी पड़ेगी, तब हम ये चीज़ मानेंगे कि वो जो सारे मैक्रोज हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं सेल्स में। आप जितने भी अच्छे मैक्रोज हो जाए, आप बहुत ही तगड़े हैं, पर अगर आप जस्ट अच्छे कैटेगरी में हैं और अगर आप सेल नहीं कर पा रहे तो शेयर प्राइस तो नहीं बढ़ेगा एक लेवल के आगे। हो सकता है आपको एक डिसेंट पी रेशियो मिलता रहे, मार्केट की नज़र में आप लगातार रहो, बट आपको अगर शेयर प्राइस अप्रिशिएट करना है, ग्रोथ लेनी, तो आपको ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। तो उस हिसाब से वो चीज़ है। पर जो सुला है वो जो इनके नंबर 2 है फ्रेटली वाइन्स, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा है, लगभग इनसे 15 गुना ज़्यादा इनके पास लैंड एकड़ है, मशीन है, 10-12 गुना इनके पास कैपेसिटी है। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, और वो नंबर 2 है। पर अगर हम इम्पोर्टेड वाइन्स भी देखें तो इम्पोर्टेड वाइन का भी 19% का शेयर है। तो उस हिसाब से हमें चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। तो अगर हम इनके नए जोग्राफिक डेवलप, तो राजस्थान से इनकी अच्छी ग्रोथ आ रही है, असम और उड़ीसा से अच्छी, मतलब जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ से अब ये अच्छी चीज़ें आ रही है। अब
पर अब ये एक नए प्रोडक्ट में भी घुस रहे हैं जो कि और ज़्यादा लो अल्कोहल प्रोडक्ट है, उसका नाम मस्कट ब्लैंक है। और वो बोल तो रहे कि काफ़ी अच्छा टैक्शन जो है वो गेन कर रहा है, बट रिजल्ट्स में वो चीज़ जब इम्पैक्ट होनी चालू करेंगी तब ये शेयर अच्छा होगा। क्योंकि अगर इतना बड़ा रनवे है, इतना बड़ा ग्रोथ है, आप इसमें देख रहे हैं तो ग्रोथ आएगी। अगर शेयर थोड़ा सा 20, 30, 40% भी ऊपर मिलता है, आप घुसते हैं और ये लगातार सस्टेनेबल लेवल पे ग्रोथ करनी चालू कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। कई रेड फ्लैग्स इनके देखने को मिलता है। शायद जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही थी तब इन्होंने अपना कॉन कॉल करने से मना कर दिया था। ये डिले कर सकते थे, सब कंपनीज ने ही किया, ऑलमोस्ट सब कंपनीज ने किया था, पर इन्होंने वहाँ पे भी डिले कर दिया था। वो भी एक किस्म से रेड फ्लैग ही था कंपनी के मैनेजमेंट के साइड से। ये चीज़ें तो वो चीज़ भी लोगों को काफ़ी ख़राब लगी थी। तो मार्केट तो कई चीज़ें हैं जो चीज़ें जा नहीं रही हैं, और साथ में शायद मैनेजमेंट की कमेंट्री और हर चीज़ रन एक किस्म से साथ में करती नहीं है। तो वो चीज़ थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये कहाँ से करते हैं। तो इनको रिजल्ट शो करने पड़ेंगे। मेन बात अंडरलाइन चीज़ इस शेयर या इस कंपनी के बारे में यही होने वाली है। ऑल दो 65% डाउन है टॉप से। 2,000 करोड़ की कंपनी है, काफ़ी कुछ एसेट्स है इनके पास। अगर हम प्राइस टू बुक, अगर हम बुक वैल्यू भी अगर इनकी देख लेते हैं तो मुझे तो डर लगता है कि कहीं ये एक समय जाके एसेट प्ले ना होने लग जाए। तो मतलब वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। तो 67 रुपीज़ की इनकी बुक वैल्यू और 240 का शेयर है। तो लगभग ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक भी अगर हम देखें तो 3.5 प्राइस टू बुक में आ गई है चीज़। तो सस्ती होते चली जा रही है कंपनी लगातार। तो एक किस्म से हो सकता है ये वैल्यू वैल्यू प्ले भी हो जाएगा, बट काफ़ी एक किस्म से इंटरेस्टिंग होगा। अभी तो कोई कॉल लेने लायक नहीं है, बट थोड़ा सा अगर हम इनकी बात अब थोड़ा सा कर ले कि क्या इनका जो जैसा रिज़ल्ट कैसा आया है, तो उसकी बात कर ले तो Q2 का रेवेन्यू अगर हम देख ले तो वो काफ़ी स्टेबल रहा। अगर हम इनका देख लेते तो लगभग 140 करोड़ के आसपास का सेल्स। अगर हम इनकी सेल्स देख लेते तो Q2 में 130 करोड़ की सेल्स है। अगर आप सितंबर 2024 भी देखेंगे तो वो 132 करोड़ की सेल थी। तो एक किस्म से स्टेबल था। वाइन टूरिज्म जो है वो इनका लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वहीं से है जहाँ से ग्रोथ आ रही है। फिर इनका जो ओन ब्रांड, जो खुद के ब्रांड है, वहाँ से थोड़ा सा डिसरप्शन आई है। वो तेलंगाना में जो इशू हुआ है उस कारण से आई है। अब इन्होंने जो कैंटीन में भी सेल करने का चीज़ें चालू करी हैं, वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ है, पर वो जस्ट स्टार्ट हुई है तो बहुत ही लो बेस है। तो वहाँ पे जो है वो शेयर्स डबल हुए हैं। और अगर आप ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा घट गया है। ग्रॉस मार्जिन घटने का रीज़न क्या है? ग्रॉस मार्जिन घटने का है कि आप तेलंगाना और यहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया है, और आगे आगे बात करेंगे, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया है। बट उसके बाद फिर आप कैंटीन में आप ग्रोथ तो दे रहे हो, पर वहाँ पे आपके मार्जिन कम हो जाते हैं। जो आप आर्मी कैंटीन्स वगैरह में देखते हो सेगमेंट में, तो वहाँ पे आपके मार्जिन घट जाते हैं। तो इनका भी जो मार्जिन है वो लगा बहुत ही ज़्यादा, ग्रॉस मार्जिन वो 9% घट गया है। 900 बेसिस पॉइंट लगभग इनका घट गया है। बिट्टा मार्जिन अगर हम देखें, कामकाजी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन जिसे आप बोल सकते हैं, वो भी घट के 530 बिप्स घट गया है। और अगर डेट की बात करें तो लगभग 350 करोड़ का है। बट आगे आने वाले समय में मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारा जो तेलंगाना की प्रॉब्लम हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिर चीज़ें हम सॉर्ट करेंगे, तो उसके बाद से देखेंगे कि मार्जिन थोड़ा सा बढ़ रहा है। फिर अगर हम इनके ब्रांड्स की खुद की बात करें तो सोर्स जो है उसमें ये काफ़ी बुलिश है। सोर्स एक अच्छा ग्रोथ करता है, वो लगातार कई क्वार्टर से अकेली एक ऐसी चीज़ है जो डबल डिजिट ऐसे ग्रो करती जा रही है। तो वो बहुत ही ज़्यादा की ड्राइवर होने वाला है ग्रोथ का। फिर महाराष्ट्र में भी ये बोल रहे हैं कि साइंस ऑफ रिकवरी आ रही हैं, बट वही बात है, मैं कई बार इस चीज़ को बोल चुका हूँ कि जो मैनेजमेंट बोलता है रिकवरी हमें दिख नहीं पाती है, कोई भी रीज़न हो, तो वो चीज़ थोड़ी सी हमें दिक्कत है। फिर ये नई वाइन्स भी द सोर्स के अम्ब्रेला के नीचे उतार रहे हैं Q4 के तक। फिर जो मस्कट की जो हमने बात करी वो भी थोड़ा सा जो है वो ट्रैक्शन शो कर रहा है, तो वो भी बोल रहे हैं कि हम थोड़ा सा इसके बारे में बुलिश है। और जो इनका एक कैटेगरी है पॉपुलर की, वो भी थोड़ी सी बोल रहे हैं कि रिबाउंड हो रही है, एक अच्छा आ रहा है। तो
ये चीज़ है। और कैपेक्स को अब बोल रहे हैं तो हम थोड़ा सा स्लो करेंगे, तो शायद प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से बढ़नी चालू हो जाए। बट हाँ हाँ, ये चीज़ है, थोड़ा कैपेक्स स्लो होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कैपेक्स अब स्लो होने वाला है। 30 से 35 करोड़ का साल का बोल रहे हैं। यहाँ से फिर अब बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो चीज़ें आने लगेंगी। फिर इनको टैक्स रिफंड भी मिलता है महाराष्ट्र की तरफ से, विप्स वैट अगर आप देखते हैं तो वो मिलता है। पर रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने इस बार दिया नहीं है, और 17 से 18% का आरओई जो है वो इन्होंने बोला है कि वो हमारा मेंटेन रहेगा। बट अगर हम बात कर ले तो एक जो क्लियर गाइडेंस जो सिर्फ रेवेन्यू के टर्म्स में जो हमें मिल रहा है वो है कि एबिटा मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो वो चीज़ हमें देखनी रहेगी कि कैसे एबिटा मार्जिन लगभग 250 बेसिस पॉइंट का H2 में बोल रहे हैं कि एबिटा मार्जिन इम्प्रूव हो जाएगा। जो इम्पैक्ट आया है लगभग 900 बेसिस पॉइंट का, तो ग्रॉस मार्जिन जो है वो इम्पैक्ट हुआ है, पर उसका बोल रहे हैं 250%, 250 बिप्स लगभग बेसिस पॉइंट पे चीज़ें बोल रहे हैं वो इम्प्रूव होने की उम्मीद है। तो अब देखते हैं कि क्या से क्या रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आएगा उस हिसाब से हम देखेंगे। तो उस हिसाब से ही हम इस शेयर पे आगे ख़रीदना है, कि जिसके पास है तो उसको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, उसको गॉज करना पड़ेगा कि क्या यहाँ से उसका रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बेचने का या ख़रीदने का। वो चीज़ क्योंकि इस प्राइस पे चीज़ें काफ़ी ट्रिकी हो जाती हैं, कि आपको ख़रीदना है कि बेचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद लो आसपास आने लग जाएगा इस शेयर का, शायद 5-10%। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर हम विप्स की बात करें, विप्स जो होता है वो टैक्स रिफंड जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अल्कोहल ये बेवरेज कंपनीज को देती है, अल्कोहल बेवरेज कंपनी को, वो अगर हम बात करें तो इनका जो विप्स था वो लगभग 70 करोड़ रुपए इनका फंसा हुआ था Q1 पे। बट Q1 के हिसाब से अगर हम देखें तो आप लगभग 11 करोड़ रुपए इनको अक्टूबर में मिला है, और जो H1 का 20 करोड़ था वो उनको 13 करोड़ लगभग मिल चुका है। तो इस हिसाब से है। और जो कैपेक्स है वो थोड़ा सा ग्रो करने वाले हैं। अब जो बात है कि दिक्कत कहाँ पे आई, दिक्कत आई कि महाराष्ट्र ने जो एक्साइज हाइक कर दी स्पिरिट्स पर, तो वो एक किस्म से लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था, क्योंकि बाकी जो स्पिरिट्स हैं उन पर थोड़ा सा डिलीवरी हो रही। पर जो आप बोलेंगे कि जो जिनको उसको ख़रीदना था, उन लोगों ने पहले ही प्री रिवाइज्ड रेट पे ही जाके ख़रीद लिया उन सब प्रोडक्ट को, तो इससे जो सुलह की जो सेलिंग थी वो थोड़ी सी कम रही। तो वो थोड़ी सी एक दिक्कत उन्होंने आई। तो वो बोले कि अब आगे जाके वो हमें डिमांड अब वापस मिल जाएगी, तो वो ग्रोथ हमें वापस मिलेगी। ऑल दो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा जो मार्केट शेयर है वाइन इंडस्ट्री में वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ओवरऑल वाइन मार्केट में हम मार्केट शेयर लगातार गेन कर रहे हैं। तो पर देखते हैं, इनका ये क्लेम है बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से जो बाकी ग्रोथ है वो वहाँ की हम बात कर रहे हैं। द सोर्स इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आपको सोर्स का देखना पड़ेगा, इनकी कैटेगरी है द सोर्स, उसको आपको देखना पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें जो आपकी कैंटीन वाला है, वहाँ से चीज़ें डबल है। फिर जो तेलंगाना है, तेलंगाना और कर्नाटक इनके बहुत ही हाई एबिटा मार्जिन वाले थे। तो वो वहाँ पे जो रूट टू मार्केट का जो डिसरप्शन है, वो वहाँ से लगभग इनका जो 15% जो सेल आया था वो H1 उसमें आया था। तो अब जो है H2 में अब आके वहाँ पे ये वापस से ग्रोथ कर रहे हैं। बट देखते हैं कि 1 दिसंबर के बाद से वो बोल रहे हैं कि शायद वो ग्रोथ आनी चालू होगी, मतलब Q3 के आपके लास्ट मंथ में, जो भी इनके लाइसेंस वगैरह का जो इशू होना है तेलंगाना का, वो मतलब कि Q3 का लास्ट मंथ वहाँ पे आना है। अब उसके बाद जो FTA आ रहे हैं वहाँ से भी जो है, बट उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक हमें कॉन्क्रीट चीज़ नहीं मिली है, जिसके बारे में हम कुछ एक डिसाइफर कर पाए। बट अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेशन जो है कि मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस ये सब नीचे आ जाएगी FTA के कारण, और अब वो थोड़े से एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे इंपोर्ट वगैरह वाइन डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। बाकी जो रेवेन्यू है जो इनका, जो अगर हम वाइन टूरिज्म की बात कर ले तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी चलेगा। आगे भी एक बात कर रहे हैं कि उसको ग्रो करेंगे। द हेवन जो ये चालू कर रहे हैं वो लगभग 30 रूम्स का 30 कीज बोल देते हैं उसको, वो फेस्टिव सीजन में तो
शुरू हो गया। उसके बाद जो इसका जो हेवन है इनका सुलह का, वो इनका थर्ड रिजॉर्ट है। तो वो अक्टूबर में लॉन्च हुआ है। उसके बाद Q4 में 20 कीज़ उसमें, और तो 30 कीज़ लॉन्च हो चुकी है, 20 कीज़ और लगभग 50 कमरे आप बोल सकते हैं कि उसमें उसका है। तो अब देखेंगे कि अब इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि चीज़ें देखना कि क्या, जब कई लीवर्स बोले जा रहे हैं ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ने के, अब कहाँ से क्या चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ है। तो इन्होंने जो बोला है कि एक कार अगर चल रही है तो रफ टेरेन जब आती है, ख़राब सड़क आ जाती है, तो आपका जो स्पीडोमीटर होता है वो थोड़ा सा गिर जाता है रफ टेरेन के कारण। तो पर जो ड्राइवर होता है उसका फोकस होता है कि एक फ्यूल की एफिशिएंसी बनी रहे, और हम ज़्यादा डगमगाए ना इस रास्ते से, और जब रोड अच्छी आ जाएगी तो हम अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि हम थोड़ा उसी ऑलमोस्ट सिचुएशन, तो हम ये थोड़ा उसी पैरेलल सिचुएशन में, जब हमें रफ टेरेन मिला, हम थोड़ा सा उसको अच्छे से बिना मार्जिन को ड्रॉप ज़्यादा हिट लिए हुए, हम चाह रहे कि हम उसको एक किस्म से पार कर जाएं, और हम फिर जब अच्छी सड़क आएगी तो हम उसके बाद से हम चीज़ें आगे बढ़ा लेंगे। तो अगर हम बात करें तो जो मेन रीज़न जो इन्होंने दे रखा है कि महाराष्ट्र एक्साइज ड्यूटी का जो हाइक हुआ, तो वो चीज़ है। और इन्होंने बोला कि जून में जो है वो महाराष्ट्र में काफ़ी सेल होती है, वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग मंथ होता है Q1 में, और वो लार्जेस्ट स्टेट मार्केट भी है इनका। तो वहाँ पे थोड़ी सी जो है वो दिक्कत। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उस समय जब हाइक हो गई, तो जो कम रेट पे जब प्री हाइक प्राइसेस जो मिल रहे थे, तो उन्होंने फ्रंट लोड ही कर लिया डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उस चीज़ को। तो वो है तेलंगाना पे जो बात है वो Q4 तक चीज़ें सॉर्ट हो जाने की बात है, और अर्बन डिमांड जब जैसे जैसे वापस आ जाएगा, फिर थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा जो ये मार्जिन्स में भी। प्री जो मिक्स सेल, जो सेल्स का जो मिक्स है, ऑब्वियसली अगर कैंटीन में आपकी ग्रोथ 100% आ रही है तो ऑब्वियसली आपके मार्जिन कॉम्प्रोमाइज़ ही हो रहा है, तो वो चीज़ भी होगा। फिर इनका जो वाइन सोर्सिंग मॉडल है उसमें भी इन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया, उसका भी थोड़ा सा इनको कंप्रेशन 450 बेसिस पॉइंट का उसका भी इनको देखने को मिला उसमें। और वो बोल रहे कि जैसे ही वो चीज़ें सही हो जाएंगी आगे Q3 Q4 में, तो उसका जो नॉर्मल बेस होगा वो सेट हो जाएगा, तो वहाँ से वो मार्जिन उतना ज़्यादा दिखेगा नहीं। और फिर उन्होंने बताया कि हाई इनके पास जो इन्वेंट्री थी वो भी पिछले साल की बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री थी जो इन्होंने होल्ड करके रखी हुई थी, वो भी अब ख़त्म हो रही है। तो वहाँ से भी जो है वो मार्जिन और ग्रोथ थोड़ी सी आपको बढ़ने को मिलेगी। फिर इनको पिछले साल एक 10 करोड़ रुपए का विप्स का जो टैक्स रिफंड है वो ग्रोथ था, उसके कारण से थोड़ा सा बेस जो है वो हाई था, तो इस कारण से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है। तो एक किस्म से ये दिक्कतें थीं, और ये इन्होंने दिक्कतें बता रखी हैं। शेयर काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर है, ग्रोथ आ नहीं रही है, बट कहीं ना कहीं प्राइस आता है जो एक अच्छा बाय भी बनता है, तो कहीं ना कहीं उस आसपास वहाँ भी पहुँच रहा है शेयर। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कहाँ भी जाता है, कैसी ग्रोथ रहती है, और मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग। अब सुलह का इस प्राइस बैंड पे होने वाला है जो कि 240 का प्राइस अभी करेंटली चल रहा है, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा आगे क्या ग्रोथ है, कैसा चलता है। अच्छी इंडस्ट्री है, टॉप प्लेयर है, बट ग्रोथ नहीं है, बट एक अच्छे वैल्यू पॉइंट पे आने में आ सकता है, थोड़ा 10-15-5% आगे पीछे कहीं ना कहीं। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कितना पेशेंस है इंसान के पास, वो देखना पड़ेगा, ग्रोथ आती है कि नहीं आती है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा इसको। पर अब यहाँ से इसको सुलह विनियर्ड्स को हर क्वार्टर में ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर ग्रोथ वापस आती है तो शेयर बहुत तेज़ी से भागेगा भी, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आगे क्या करना है। अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजें ये वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हमें लिख के ज़रूर बताएं। और आपको कोई भी ऐसे शेयर के बारे में चाहते हैं कि आप हम एनालिसिस करें, तो आप हमें ज़रूर लिख के भेजें, हम ज़रूर उस पर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है। हम डिटेल्ड, और हमारा मतलब नहीं होता है कि हम सीधे फाइनेंशियल या कुछ बताएं, हमारा बेसिक होता है कि हम बता सकें कि इस प्राइस पे इसकी क्या वैल्यू बन रही है, उसको हम डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं। वैल्यू बन रही है नहीं कर रही है, हमारे पास उसका कोई सही जवाब नहीं होता है, बट इतनी हम जब बात करते हैं तो हम मेन कंक्लूजन होता है कि आप उस चीज़ पे डिसाइफर कर सके कि आपको वो शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है। सिर्फ एक न्यूज़ पॉइंट पढ़ के उनकी डायरेक्टरी या जो उन्होंने बोल रखा है उसको मैं आके कमेंट्री पढ़ डालूं, या फिर उसके फाइनेंशियल्स में आपको पढ़ डालूं और फिर बता दूं कि देख लो आप खुद ही, तो वो उसके लिए शायद कई 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 चैनल्स होंगे, पर वो उस चीज़ पे
पर्सनली मेरा बिलीव नहीं है। हमारा बिलीव होता है कि हम उसका एक वैल्यू ढूंढने की कोशिश करें और एक वर्डिक्ट ले सके कि हमें खरीदना है, बेचना है, रखना है, उस हिसाब से करें, तब तो हमारा कोई फ़ायदा है। वरना फिर कोई कोई फ़ायदा नहीं है एक के सब चीज़ का रट्टा रख के इन्फॉर्मेशन का और अपने आप को स्मार्ट शो करने का, तो वो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें शेयर खरीदना है, बेच देना है, कि रखे रहना है, कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि छोड़ देना है, वो चीज़ एक ऑब्जेक्टिव होता है जानने का। तो इस हिसाब से आप देखते रहो और जो भी हमारे क्वेरीज आप ज़रूर भेजें, अपने दोस्तों को भी भेजें। थैंक यू सो वेरी मच।